एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बोर्ड सिलेबस का, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड। अब ये जो चैप्टर है हम आपके 11th और 12th को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। ओके, कुछ एडवांस चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपके बोर्ड सिलेबस में बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है ये चैप्टर, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़े से हायर कंसेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करते जाना, लिखते जाना, समझते जाना। ठीक है, चलो तो चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑल अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं हम। डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कार्बन ही क्यों ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बना सकता है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, मैटर इज एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। मतलब ऐसा सब कुछ मैटर है जिसके पास मास है और जो जगह ले लेता है, वॉल्यूम ले लेता है। वेदर इट में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कुछ भी रहने दो, जिसके पास मास है और जो जगह ले लेता है उसको क्या बोलते हैं, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। तो हर मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं एटम। तो मैटर किससे बना हुआ होता है, एटम से। किससे, एटम से। अगर किसी भी मैटर को आप ब्रेक करते जाओगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा एटम मिलेगा, बराबर। तो इस एटम को अलग अलग तरीकों से अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होते हैं कई तरह के एटम या कई तरह के एलिमेंट के एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, बराबर। वाटर एक कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, और दोनों को कंबाइन करके क्या बना, H2O। तो H2O क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। H2O क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इन एटम को कंबाइन करके क्या बना, कंपाउंड। तो ऐसे कई तरह के कंपाउंड होते हैं, जैसे मीथेन आ गया, अमोनिया आ गया, वाटर आ गया, नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन तो एलिमेंट हो जाएगा। अमोनिया आ गया, या हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ गया। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या पॉसिबल है, कंपाउंड पॉसिबल है। तो इन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अब रफली समझना हो तो जिसमें कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, या इसको कार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। लेकिन ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लो इनऑर्गेनिक, सब मेटल, ऑल मेटल्स आर इनऑर्गेनिक। सारे मेटल्स क्या है, इनऑर्गेनिक है। उसके बाद डायमंड इनऑर्गेनिक है, अब डायमंड सबको पता है कार्बन का एक एलोट्रोप है, तो कार्बन होने के बावजूद भी वो क्या है, इनऑर्गेनिक। तो ऐसा क्यों, बिकॉज सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कौन से, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अब ये क्रिस्टलाइन क्या होता है, जिन भी सब्सटेंस में एटम पीरियोडिकली अरेंज होते हैं। ओके, मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसमें एटम अगर यूनिफॉर्मली प्लेस हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो अगर पीरियोडिकली अगर यूनिफॉर्म टाइप के एटम उसमें प्लेस होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। या फिर आप रॉक ले लो, सारे रॉक्स, ओके, अलग अलग तरह के रॉक्स जो होते हैं, जो ज़मीन में मिलते हैं, वो सारे क्या है, इनऑर्गेनिक है। सारे मिनरल्स ले लो, मिनरल्स मतलब जो ज़मीन में मिलते हैं मिनरल्स, सारे मिनरल्स भी कैसे हैं, इनऑर्गेनिक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो अब बचा क्या सर, ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक है पेट्रोल, डीजल, उसके बाद सारी चीज़ें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक है। उसके बाद प्लांट ऑर्गेनिक है, एनिमल ऑर्गेनिक है, जो चीज़ें हम खाते हैं वो ऑर्गेनिक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक है। ये सारी चीज़ें प्लांट, एनिमल, उसके बाद वैक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिक है। समझ में आया। अब और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होने के बावजूद भी इनऑर्गेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनऑर्गेनिक है, और ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिक है।
ठीक है, सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बताई। दुनिया में सब कुछ जो है, सॉलिड रहने दो, लिक्विड रहने दो, गैस रहने दो, वो मैटर है। मैटर को जब आप ब्रेक करते जाओगे तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा उसको बोलेंगे एटम। तो ऐसे हज़ारों लाखों टाइप के एटम है। ऐसे एटम एक दूसरे से हज़ारों लाखों तरीकों से कंबाइन हो सकते हैं और क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक ये सब होते हैं, ऑर्गेनिक ये सब होते हैं। तो वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन दिस चैप्टर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बन कंपाउंड। तो चैप्टर का नेम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड हमें सीखना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन है। तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में सीखना पड़ेगा। कार्बन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या स्पेशलिटी है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। वो सबसे पहली है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम इन अ कंपाउंड। अब देखो एक चीज़ याद रखो, ये पानी क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड। तो ये वाटर नाम के कंपाउंड में ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है। अब इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। और फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर समझोगे आप तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन को पकड़ रखा है, बांध रखा है। तो जिससे बांध रखा है उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल क्या बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम इन कंपाउंड। तो पानी कंपाउंड में ऑक्सीजन ने दो हाइड्रोजन को पकड़ रखा है और जिस भी चीज से पकड़ रखा है ये जो है इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, सिंपल। ओके, उसके बाद कैटाइनेशन पावर। तो कैटाइनेशन पावर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का कैटाइनेशन पावर मतलब वो कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कैटाइनेशन पावर कितना है, 2। हाइड्रोजन का कितना है, 1। ऐसे। ओके, तो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट। तो एक एलिमेंट कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है उसको क्या बोलते हैं, कैटाइनेशन पावर। दैट इज कॉल्ड एज कैटाइनेशन पावर। सिंपल, चलो ठीक है। उसके बाद अब जो केमिकल बॉन्ड होता है वो बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, अभी ऑलरेडी हम स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या, आयोनिक बॉन्ड मतलब आयन्स के बीच का बॉन्ड। आयन्स के बीच का बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। जैसे Na+ एक आयन होता है और Cl- एक आयन होता है। तो हमें पता है दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ये Na और Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl नाम का मतलब नमक, साल्ट, सोडियम क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड बनेगा। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स। इनको आयन बोलते हैं ना, Na+ कैटायन, Cl- आयन। तो दो अपोजिटली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करके अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो ये दोनों शेयर कर लेंगे, शेयर करके क्या होगा, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ये हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो बॉन्ड बना इसमें कोई आयन है क्या, नहीं। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड मतलब आयंस के बीच का बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के दो टाइप हो गए, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये बेसिक चीजें समझने के बाद शुरू करते हैं अब ऑल अबाउट कार्बन, या कार्बन के बारे में हम सीखते हैं। तो एक चीज हमें समझ में आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन होते हैं, उनके बारे में सीखना है। तो कार्बन कंपाउंड सीखने से पहले हम कार्बन के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ऑल अबाउट कार्बन, तो सारी चीजें सीखेंगे अबाउट द कार्बन। ओके, कार्बन के बारे में सीखेंगे। तो सिंपल सी चीजें शुरू करते हैं। कार्बन का जो सिंबल है, कार्बन का सिंबल है कैपिटल C। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z, वो होता है 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब एटॉमिक नंबर इज नॉट डिनोटेड बाय ए, ये n को आड़ा कर दो झड़ लगेगा। ओके, उसके बाद इसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। ओके, तो कार्बन में क्या होता है, अब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसका यूनिट क्या होता है, डाल्टन। क्या होता है, डाल्टन। ठीक है, और डाल्टन का सिंबल क्या होता है, U। क्या होता है, U। उसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और कार्बन में 6 न्यूट्रॉन हैं। समझना, कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। टोटल कितने इसके पास? 6। तो पहले ऑर्बिट में कितने बैठे? 2। और दूसरे ऑर्बिट में कितने? 4। तो पहले ऑर्बिट को कौन सी शेल बोलते हैं? के शेल। दूसरे ऑर्बिट को यल शेल बोलते हैं। अब ये बेसिक चीज़ें मैं ये नहीं बताऊंगा आपको। क्यों नहीं बताऊंगा? बिकॉज जो हमारे प्लेलिस्ट है 10th का पूरा सिलेबस एक प्लेलिस्ट में हमने एडजस्ट किया है, उसमें पीरियोडिक टेबल चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं तो वो पहले देख लेना। तो उसमें के क्या होता है, यल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन का एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF के फॉर्म में क्या होता है? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, s ऑर्बिट क्या होती है, p ऑर्बिट क्या होती है, d ऑर्बिट क्या होती है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है। तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने बॉन्ड वो बना सकता है। तो इसकी वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी कितनी होती है? 4। समझ में आया? तो इतनी चीज़ें हो गई। ओके। तो दिस इज अबाउट कार्बन। अब एक चीज़ याद रखो, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? बिकॉज हमने ऐसे ऑब्जर्व किया कि जो भी एलिमेंट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला लेता है वो स्टेबल बन जाता है। जैसे कि नोबल गैसेस जो ग्रुप 18 एलिमेंट है, कौन कौन से? हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट जो है इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसके वैलेंस शेल में 2 है। एक ही शेल होने के कारण वो डुप्लेट में ही स्टेबल हो जाता है। जो पहली शेल होती है ना, किसी भी एलिमेंट की जो पहली शेल होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करने पे ही स्टेबल हो जाता है। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8। आर्गन का 18, तो 2,8,8। तो नोट करना, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अपने नज़दीकी नोबल गैस की तरह बनने की कोशिश करता है। तो अब कार्बन देखो, अब देखो, अब यहाँ से तुम्हारा क्लाइमेक्स शुरू हुआ, देख लो, आराम से समझो। अब ये है मेरा कार्बन। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। तो ये कार्बन का न्यूक्लियस बेटा, कार्बन का न्यूक्लियस। चलो मैं सिंपल बता देता हूँ आपको। सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। इसमें क्या है? न्यूक्लियस में क्या है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है। अब ये पहली शेल है, इसको बोलेंगे हम के शेल, और ये दूसरी शेल है, इसको बोलेंगे हम यल शेल, के यल एम एन ऐसे होते हैं ना। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, मतलब 1, 2, 3, 4। अब क्या कार्बन स्टेबल है? तो हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या कार्बन के शेल में, वैलेंस शेल में सबसे आखिरी जो शेल होती है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आप बोलोगे नहीं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो क्या कार्बन स्टेबल है? बिल्कुल नहीं, कार्बन स्टेबल नहीं है। तो कार्बन को अगर स्टेबल होना होगा तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं। ओके, देयर आर 2 ऑप्शंस टू बिकम स्टेबल। ओके, ऑप्शन नंबर 1, lose all 4 electrons and become like helium, not helium, become like helium. Lose all 4 electron and become like helium. तो अगर ये चारों भी इलेक्ट्रॉन दे देगा और हेलियम की तरह बन जाएगा तो ये स्टेबल बन जाएगा। ऐसे होता नहीं है, लेकिन होता तो क्या होता है ये समझेंगे हम। अब देखो, सपोज अब ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सपोज इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? ये इसका न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट। अब दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथा इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना। तो पहले क्या था? 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए 5। कैसे? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, एक तो निकल गया ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्शन बढ़ने के कारण ये जो ऑर्बिट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। पहले क्या था? 6 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिया ना उसने, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन बाहर वाले 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण ऑर्बिट छोटी हो जाएगी।
अब छोटे ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो हमने ज़्यादा एनर्जी दी और इस इलेक्ट्रॉन को हमने फिर से बाहर निकाल दिया, पहले हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे ऑर्बिट में भी कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब प्रोटॉन कितने हो गए 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो अब 6 प्रोटॉन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा और ऑर्बिट और छोटी हो जाएगी, ऑर्बिट और छोटी हो जाएगी। अब इस छोटे ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और मुश्किल हो जाएगा। अब और एक चीज़ चेंज होती जाएगी, यहाँ पर कार्बन के सर पे कितना चार्ज है 0, बिकॉज 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर कार्बन पर नेट चार्ज कितना होगा C+1, क्यों, बिकॉज 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना होगा C+2, क्यों, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 4 माइनस 4 प्लस कैंसिल, 2 प्लस नेट +2 चार्ज उस पर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो किसी तरह से हमने ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारी पहली ऑर्बिट, अब ऑर्बिट में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में होंगे 6 प्रोटॉन। अब 6 प्रोटॉन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले ऑर्बिट वाले तो स्टेबल रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और ये ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब इस पे नेट चार्ज कितना आएगा C+4। अब इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, ये तो निकाल दिया ना मैं, चलो उसी पोजीशन में निकालता हूँ मैं। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और मुश्किल है, किसी तरह से एनर्जी दे के झगड़ के लड़ के हमने ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो फाइनली सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब ये एलिमेंट बहुत छोटा साइज वाला होगा, बिकॉज सब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में के तो निकल गए ना, सॉरी यहाँ इस पे C+3 चार्ज आएगा, C+3 आएगा, और फाइनली चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद C+4 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो टेट्रावैलेंट पॉजिटिव आयन विथ वेरी स्मॉल साइज। तो अब एक चीज नोट करो, ये जो होगा हाईली अनस्टेबल होगा, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होगा। ओके, अब ये हेलियम की तरह लग रहा है, हेलियम नहीं है, बिकॉज हेलियम में 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें क्या है 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये छोटा साइज और इतना बड़ा चार्ज, तो ये स्टेबल हो सकता है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ये पाथ फॉलो नहीं कर सकता स्टेबल बनने के लिए। पहला ऑप्शन क्या था उसके पास, लूज ऑल 4 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम लाइक हेलियम। तो ऐसा करने के लिए उसने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहा। जैसे ही वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और प्रोटॉन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उसका साइज छोटा छोटा हो रहा है। अब फाइनली चारों इलेक्ट्रॉन देने के बाद बहुत छोटा साइज बचा और उस पर नेट चार्ज कितना आया C+4, मतलब टेट्रावैलेंट स्मॉल साइज पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसकी ये जो है हाईली अनस्टेबल है। तो ऐसी स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है क्या, वो नहीं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हेलियम की तरह बनना पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम लाइक नियॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ले और नियॉन की तरह बने। चलो पहला एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड करेंगे तो सिचुएशन क्या होगी, ये न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये पहले वाले 1 2 3 4। अब हमने क्या किया, 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया किसी तरह से। तो जैसे ही हमने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, 2 और 5 7, और प्रोटॉन कितने हैं 6। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और साइज बढ़ने लगेगा। इधर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद साइज छोटा छोटा हो रहा था, अब साइज बढ़ने लगेगा और साइज बढ़कर इस पे क्या हो जाएगा C-1, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना हमने, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए। अब मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसमें, तो सिचुएशन क्या होगी, ये न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट और ये दूसरी ऑर्बिट। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए ना। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट करने के लिए ये ऑर्बिट को क्या होना पड़ेगा, एक्सपांड होना पड़ेगा, और इस पे चार्ज कितना आएगा C-2। मान लो किसी तरह से हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट ये पहले वाले 4 और बाहर से हमने 3 ऐड किए। ठीक है, अब ये ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है वो नए इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देंगे क्या, नहीं, वो उसको बाहर रख लेंगे, तो हम उसको एनर्जी दे के अंदर बिठाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद इसका जो चार्ज होगा C-3 होगा। अब एक चीज़ नोट करो, इसका जो साइज़ है इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर बढ़ते जा रहा है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, प्रोटॉन कम हो गए,
इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण दूसरी चीज क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। तो पहले जो था 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था वैलेंस शेल में, अब 5 इलेक्ट्रॉन का हो गया, अब 6 इलेक्ट्रॉन का हो गया, अब फाइनली क्या हो गया, फिर 7 इलेक्ट्रॉन का हो गया। पहले 5 इलेक्ट्रॉन का हो गया, अब 6 फिर 7, अब और एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करोगे, ये न्यूक्लियस पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है 8 इलेक्ट्रॉन को, तो इसका साइज फिर से बढ़ गया और इसके सर पे कितना चार्ज आएगा -4। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो सर पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा था और साइज छोटा हो रहा था, और जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, अब नाउ इट बिकम लाइक नियॉन, नॉट नियॉन, लाइक नियॉन, ओके। लेकिन इस पे सर पे कितना चार्ज आएगा C-4, और ये इसका साइज क्या हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। और न्यूक्लियस में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब ये 6 प्रोटॉन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन पे, अंदर वाले 2 पे कंट्रोल कर रखेंगे ना, और बाहर वाले 4 पर। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये प्रोटॉन पकड़ के रख सकते हैं क्या, नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा मॉडल, हाईली अनस्टेबल। तो कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे के हेलियम की तरह बन सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन की तरह बन सकता है। तो करे क्या, तो इसमें कार्बन क्या कर देता है, फिर एक बीच का रास्ता निकालता है और क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, और क्या करता है वो, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, तो फाइनली कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे और स्टेबल बने। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, और दूसरी चीज़ कार्बन अ वर्साटाइल एलिमेंट। थियोरेटिकली आपको पूरा अच्छी तरह से मैं लिखवा दूंगा, बोर्ड पे मैं खुद लिखूंगा, आपका काम है आप भी उसको अच्छे से नोट कर लेना। तो ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। कैसे करेगा देख लो। सपोज ये कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो अब ये जो कार्बन है ये जाएगा हाइड्रोजन के पास। अब हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन भाई, हम दोनों ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। अब इनके जो ऑर्बिट मिक्स होते हैं एक दूसरे पे, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग मतलब मिक्सिंग। ये मान लो कार्बन की ऑर्बिट है या शेल है या हाइड्रोजन की शेल है, ये एक दूसरे को शेयर करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। दैट वर्ड इज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग हो गई, मिक्स हो गई, तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये शेयर हो गए, किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है, इसमें दोनों का फायदा हो गया। और ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब फायदा कैसे हुआ, देखो कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, और ये 1 5। हाइड्रोजन के पास 1 2, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होती है ना, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2, तो 2 आ गए, उसका पेट भर गया, वो स्टेबल हो गया। अब ऐसा कितने बार करेगा कार्बन, 4 बार। और एक हाइड्रोजन को बुलाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एक हाइड्रोजन को बुलाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एक हाइड्रोजन को बुलाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ऐसे कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4। इससे क्या होगा, इन चारों हाइड्रोजन का भी फायदा होगा और कार्बन का भी फायदा होगा। अब कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। कोई साइज बढ़ा नहीं, साइज कम हुआ नहीं, नेट चार्ज आया नहीं, तो अनस्टेबिलिटी आएगी क्या, नहीं। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म लाइक दिस अ कोवैलेंट बॉन्ड टू बिकम अ स्टेबल। ठीक है, समझ में आया। चलो ये चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। अब आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड के पास कार्बन होता है, एक्सेप्शंस वगैरह शुरुआत में बताया मैंने आपको। तो कार्बन कंपाउंड के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्लियरली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। आपको पता है पेट्रोल डीजल हवा में खुले रखने पर ऑटोमेटिक इवेपोरेट हो जाती है, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट है उसका। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जो लिक्विड से, ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर बॉडी का जिस पर वो बॉडी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है। और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना।
आपको सबको पता है जो वैक्स होता है, मेणबत्ती जो होती है, उसको सिलगाने पर कितनी जल्दी पिघल जाती है, वो समझ में आया ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। आल्सो दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है ना ही हीट कंडक्ट हो सकती है। एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी हमने देखा कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो आयन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव आयन बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो निगेटिव आयन बनेगा। ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो आयंस आयोनिक बॉन्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे बॉन्ड कौन से होंगे इसमें? कोवैलेंट होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़कर दो स्ट्रक्चर समझते हैं हम। पहला स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर लाइन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनमें कुछ स्टेप होते हैं, पहले स्टेप समझाता हूँ सिंपल हाइड्रोजन के साथ, फिर इनकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे, फिर और कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो समझना होता क्या है। मान लो ये एक हाइड्रोजन का एटम है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और इसमें क्या होता है, सिर्फ वैलेंस शेल दिखानी होती है, बाकी के शेल दिखाना नहीं होता। तो हाइड्रोजन में एक ही शेल है, दिस इज द शेल ऑफ हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय डॉट, इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय डॉट। अब ये हाइड्रोजन, इसकी वैलेंस शेल में इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही होगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ओके, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनाएगा? ये नज़दीक आएंगे एक दूसरे के और कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम। ओके, तो होगा क्या देख लो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ओवरलैप रीजन है, ये जो मिक्सिंग का रीजन है, एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट से मिल रही है, इस रीजन को बोलते हैं ओवरलैप रीजन। इस रीजन में आपको सिंपली ये दो इलेक्ट्रॉन बता देना है। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आप इस सर्कल को सिंपली इग्नोर भी कर सकते हो, इस सर्कल को इग्नोर भी कर सकते हो, इसका सिंबल और दोनों के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हम डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H डैश H, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। और ये जो होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लाइन स्ट्रक्चर, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस इज लाइन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसको ये और ये दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ये दो एटम के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड डिनोटेड बाय ड्राइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर बताकर हम कोवैलेंट बॉन्ड को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और सिंपली अगर वो दो डॉट एक बॉन्ड से रिप्लेस कर दिए हम बाय ड्राइंग द डैश, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। और कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो डिनोटेड बाय जॉइनिंग द लाइन बिटवीन टू एटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड को दो एटम के बीच में लाइन ड्रॉ करके भी हम बता सकते हैं, उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, उसको बोलेंगे लाइन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसमें एक एडवांस चीज होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। लेविज ने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम है, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। इसमें क्या किया जाता है, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। मान लो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेम ऐसे होता है, वो H हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हाइड्रोजन का क्रॉस, तो इसको क्या बोलेंगे? डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और अलग अलग कंपाउंड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना है, एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या लाइन स्ट्रक्चर। और अगर चाहिए तो मैं आपके लिए डॉट क्रॉस मॉडल भी उसका ड्रॉ करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले करेंगे मीथेन के लिए। किसके लिए? मीथेन के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड के लिए सीखेंगे, शुरुआत करेंगे मीथेन से। नंबर 1 पहला मीथेन। क्या बेटा? मीथेन। अब मीथेन क्या होता है समझना। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, याद हो जाएगा, टेंशन मतलब ये कैसे बना वो भी मैं आपको समझा दूंगा। CH4। तो हमारे पास है कार्बन के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पहली ऑर्बिट बताना है क्या? नहीं, सिर्फ दूसरी ऑर्बिट बताएंगे। बताना हो तो पहली ऑर्बिट भी आप बता सकते हो। चलो आपके सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए पहली ऑर्बिट भी मैं बता देता हूँ। ये पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट आप इग्नोर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, तो ये हो गया कार्बन। अब इसके बाद हाइड्रोजन, दिस इज माई हाइड्रोजन, उसका ये 1 इलेक्ट्रॉन।
दिस इज़ माई हाइड्रोजन, उसका ये एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ माई हाइड्रोजन, उसका ये एक इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज़ माई हाइड्रोजन, उसका ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब इसको ओवरलैप करेंगे, नज़दीक लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ माई कार्बन और ये कार्बन का वैलेंस शेल 1 2 3 4, तो इसको ओवरलैप कर दो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ और सिंपल दिखा दूंगा इसको। ठीक है, ये 4, ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, दीज आर माई हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये ऑर्बिट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बताता हूँ, बता देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप रीजन में बता देना। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सिंपली इग्नोर द सर्कल्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एक डैश। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या लाइन स्ट्रक्चर। क्या हो गया, लाइन स्ट्रक्चर। और अगर आप डॉट क्रॉस मॉडल चाहते हो तो क्या करना, आप डिक्लेयर कर देना पहले, डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, और क्रॉस क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। तो क्या करना फिर, ये कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करना है, क्रॉस से, 1 2 3 4। ठीक है, सिर्फ वैलेंस शेल रिप्रेजेंट करना है। उसके साइड में 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करना है, डॉट से, डॉट से, डॉट से, डॉट से, नीचे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई एक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ओके, समझ में आया, लिख लिया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपके सामने 3 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 3 स्ट्रक्चर या 2 स्ट्रक्चर, किसके, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन का हो गया, मीथेन का हो गया, अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। समझना, O2 मॉलिक्यूल, O2 और N2, N2 सिंपल। देखो बेटा भैया, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, सॉरी कितना है, 8, और नाइट्रोजन का कितना है, 7, नाइट्रोजन का कितना है, 7। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,6, इसका क्या हो जाएगा, 2,5, 2,5। तो ऑक्सीजन का एटम हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ माय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन एटम। अब नाइट्रोजन 2,5, तो दिस इज माय न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज माय फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5, या फिर ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, कैसे भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हो गया मेरा नाइट्रोजन का एटम। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, देखो बेटा क्या होगा, दूसरा एक ऑक्सीजन का एटम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने, दूसरे ऑर्बिट में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 ये 4 ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को ओवरलैप करना है, इन दोनों को ओवरलैप करना है। तो ओवरलैप करने के बाद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, अब मैं ये इग्नोर कर दूंगा अंदर का, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट, ये मेरा न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, ये मेरा न्यूक्लियस है, एंड ये मेरी वैलेंस शेल है, ये मेरी वैलेंस शेल है, बराबर, वैलेंस शेल है। तो मैं क्या करूँगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करूँगा मैं, 1 2, इसका एक 1 2, ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8, 2 4 6 8, मतलब बॉन्ड कैसा बना, O डबल बॉन्ड O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। ठीक है, तो ये बन गया मेरा
ये बन गया मेरा ये या ये बन गया मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? O डबल बॉन्ड O, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन या फिर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नाइट्रोजन को देखो। अब नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही नाइट्रोजन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज माई नाइट्रोजन, दिस माई फर्स्ट ऑर्बिट 1 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड ऑर्बिट में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। मान लो इसको हमने ओवरलैप कर दिया तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। अब ये मैं अंदर का पोर्शन इग्नोर करता हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 2 3 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो अब ये कैसे लगेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये इस पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो इसको या इसको दोनों में से किसी एक को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे आएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है, और इसके सर पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बता दो, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा से याद रखना, नाइट्रोजन के सर पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के एक एटम के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं और स्टेबिलिटी अचीव की जाती है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इस लेक्चर को यहीं पर हम रुकाएंगे, खत्म करेंगे, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन और वर्सटाइल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन और आगे वाली चीज़ों की। ठीक है, तब तक कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।